Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, get ready to be charmed, amused, and possibly even terrified. Please welcome the man who can transform from a menacing villain to a lovable rogue with a flick of his wrist. हीरो बनने के लिए जरूरी नहीं कि हम सरहद पर हों या खेल के मैदान में हों। From the dusty fields of Hisar, Haryana, to the glamorous world of Bollywood, he has conquered it all with a laugh that can shake the foundations of a building and acting chops that could make a seasoned thespian weep with envy. हम जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, कुछ अलग या कुछ अनोखा कर सकते हैं। Presenting the one and only, the formidable yet endearing Mr. यशपाल शर्मा जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है हिसार हरियाणा का है और आप वहां से गए मुंबई, दोनों जो कल्चर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये जो कल्चर शॉक आपको जब बिगिनिंग में लगा होगा तो वो कैसा आपने महसूस किया और उसको एडजस्ट करने में कितना टाइम और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? नहीं, कल्चरल शॉक हरियाणा से सीधा मुंबई में नहीं लगा। कल्चरल शॉक हरियाणा से, हिसार से चंडीगढ़ लगा, इंडियन थिएटर ड्रामा डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली लगा, 5 साल वहां रहा। फिर उसके बाद मैं गया, थोड़ा सा एक दो काम करके कुछ पैसा लेकर के फिर मैं बॉम्बे गया। फिर लगा कल्चरल शॉक असली के, बड़ी बड़ी बातें। मतलब पहले तो दिल्ली में ही वो एक टूट गया था, क्योंकि ब्रोशर में हम देखते हैं बड़े बड़े नाम, हमको भगवान जैसे लोग लगते हैं। लेकिन जब थोड़े दिनों के बाद लगता है अरे यार हम बैठ रहे हैं इनसे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर ऑन अर्थ इन द सेम बोट। क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता था पहले कि हम यहाँ हैं, ये लोग कहाँ हैं। फिर वैसा ही बॉम्बे जा करके कि हम यहाँ हैं, आमिर खान, ये सनी देओल, सलमान खान सब यहाँ हैं। लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि कोई फर्क नहीं है, सब इंसान है और ये हमारी आंखों का या हमारी सोच का फर्क है, बस और कुछ नहीं। बहुत खूब। सर ये हिसार से मुंबई की जर्नी के बीच में जो ये दिल्ली आया, तो आप पुराने समय के दिल्ली को या उस समय के लोगों को जो आपके काउंटर पार्ट थे, तो आप उनको कैसे याद करते हैं? और खासकर जब आपने टेलीफिल्म एहसास में काम किया या आपने आदर्श में काम किया जो सीरियल था, तो उस समय को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, ये तो मेरा पहला काम था। ये दोनों टेलीफिल्म एहसास और आदर्श सीरियल, ये मेरे फर्स्ट प्रेजेंस थी। बड़े स्क्रीन पे नहीं, छोटे स्क्रीन पे, तो DD1 पे। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं। और एहसास एक टेलीफिल्म थी, दिनेश लखनपाल वाज द डायरेक्टर एंड राम गोपाल बजाज जी ने मुझे मिलवाया था उनसे। और वाणी त्रिपाठी जो आजकल बीजेपी की बड़ी लीडर हैं, वो मेरी वाइफ बनी थी। और इस तरीके से एक प्यारी सी छोटी सी फिल्म थी एहसास करके। तो बड़ा मजा आया, बहुत ज्यादा। मुझे कहानी है वो तो याद नहीं है, क्योंकि ये बात है 96 की, और मैं मतलब रिपेट्री के बाद की बात है ये। और तुरंत रिपेट्री के बाद, उसके बाद मैंने आदर्श सीरियल किया था, जो विंग कमांडर बेदी करके हमारे एक डायरेक्टर हुए हैं। तो वो आर्मी के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर, नेवी के ऊपर काफी काम करते हैं। वो रिटायर्ड हैं, विंग कमांडर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी देशभक्ति से ओत प्रोत और बहुत ही जज्बे के साथ काम करते हैं। वो बड़े देशभक्ति के गाने और देशभक्ति के सारे कहानियां तो उन्होंने ही लिखी थी, और उन्होंने ही डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस की थी। तो जितना भी एक टेरिटोरियल आर्मी एक होता है, जो जो परमानेंट आर्मी नहीं, जो कि मतलब
उसके लिए स्पेशल वो वाली भर्तियां नहीं होती है जो हर आर्मी वालों के लिए होती है। वो एक कोई ऑफिस में या बैंक कर्मचारी या कोई कोई भी कर सकता है उसको। टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर है वो। टेरिटोरियल आर्मी के जो ओरिजिनल ऑफिस हैं, जो ओरिजिनल जगह हमने वहां पे शूट किया, पंचकुला, चंडीगढ़, कालका और दिल्ली, कई जगह शूट किया हमने, और बड़ा बहुत ही मजा आया। और ओरिजिनल ऑफिस, ओरिजिनल ऑफिसर्स, और उनके साथ काम किया। और आप मानेंगे नहीं, जितने भी हथियार होते हैं वो सारे, जीप के ऊपर जो तोप होती है, कंधे के ऊपर जो एक फायर होता है बड़ा, और फिर स्टेन गन होती है, और फिर कितनी भी बंदूकें बोल दो, सारी की सारी मैंने ओरिजिनल चलाई हुई हैं टेरिटोरियल आर्मी के एक फंक्शन में, जिसमें वो चांदमारी के ऊपर सारे अपने हथियार वो करते हैं, क्योंकि पुराने हो जाते हैं तो वो सारे छोड़ने होते हैं उनको कुछ टाइम के बाद। तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था, और सारे हथियार मैंने चला कर देखे थे अपने हाथ से। बड़ा मजा आया था। बहुत खूब सर। सर जैसा कि अभी फिर आप। उसी उसी से उसी से मुझे 70,000 रुपए मिले थे, जिसको मैं लेकर बॉम्बे गया था। और वहां जाकर के मैंने 2 कमीजें, एक पैंट खरीदी थी, 5 फोटो खिंचवाई थी स्टूडियो 90 जुहू से, और एक कमरा किराए पर लिया था, और अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। सो नाइस सर। सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप दूसरों को भगवान समझते थे। आपको शायद पता नहीं है कि आज की डेट में आप कॉमनर्स के लिए भगवान अरे, हैं। गलत बात। तो सर आज की डेट में आप खुद एक बहुत बड़े स्टार हैं, और आप यू हैव ऑलरेडी एक्सेल्ड इन बोथ द मीडियम, टीवी, थिएटर, फिल्म्स। तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग मीडियम कौन सा है? और देखिए फर्स्ट। जी, हमेशा से ऐसा रहा है कि जो थिएटर है उसका कोई मुकाबला नहीं है रंगमंच का। क्योंकि आपके ना वो अंदर, रग रग के अंदर वो ऊर्जा होती है, और आपका कट भी नहीं है, सामने ऑडियंस है, सांसों से सांसें मिली हैं, वो वाइब्रेशंस है, वो एक एक पावर जो एक होती है आंखों की, हर रोज डिफरेंट होता है। ये नहीं कि आज मैंने गंगा जल आज ऐसा किया तो कल वैसा किया, तो वो एक जैसा ही नहीं होता है फिल्मों की तरह। उसमें कमाल के हर रोज एक अलग एक अनुभव होता है। थिएटर का कोई जवाब नहीं है। थिएटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट्स, मैं ये मानता हूँ। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बच्चों को अगर डेवलप कराना हो, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करनी हो, तो बच्चों को बचपन से ही, दूसरी तीसरी क्लास से ही थिएटर की शुरुआत करनी चाहिए, और उन्हें गेम खिलाने चाहिए, गेम या उस तरीके के नाटक, गेम्स क्या, जिनके अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटी का पता चलता है, टीम वर्क का पता चलता है, आपके अंदर की इनहिबिशन है, शर्म है, हया है, या कुछ वो है, वो खुलती है, और आप मुखर होते हैं। आपको एक दूसरे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जानकारी मिलती है, आप के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और आप इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। मतलब अगर रस्सी को भी सांप समझना है तो आप बिलीव करके समझते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसके। अगर आज बच्चों को थिएटर बचपन से सिखा दिया जाए, करवा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से भविष्य में हम बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ और अच्छे ह्यूमन बीइंग पैदा कर सकेंगे, और उनको इजाद कर सकेंगे उनकी। मुझे ऐसा लगता है। बाकी टेलीविजन का एक अलग वो है, ओटीटी का एक अलग वो है, लेकिन इसके थिएटर के बाद अगर मैं किसी मीडियम को सैल्यूट करता हूं तो वो सिनेमा है। और सिनेमा भी बड़े पर्दे का, क्योंकि वह लार्जर देन लाइफ दिखता है। और आंख बंद करके कहो, लाइट बंद करके, पैसा खर्च करके एक जगह पर आप बैठते हैं और एक सिनेमा देखते हैं, तो वो एक मैजिकल मोमेंट्स होते हैं। आपके ऊपर साउंड और आपका विजुअल, आप एक दूसरी दुनिया में जाते हैं। तो उसी तरीके से फिर बाद में यही भाई ये हिस्सा एक ही बात है। एक्टिंग तो सब में एक जैसी ही चाहिए होती है, चाहे ओटीटी, चाहे टीवी हो, चाहे वो। मेरे लिए सर तो क्या कोई फर्क सर क्या हम ये भी कह सकते हैं कि थिएटर की तुलना में सिनेमा में पैसा बहुत ज्यादा है, ग्लैमर बहुत नहीं। ज्यादा है? कह सकते हैं, क्यों, वो तो है ही। हम्म। उसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। और उसका जो रेंज है, हम्म।
से सिनेमा जो है एक शुक्रवार को अगर लगता है और बड़ा सिनेमा है कमर्शियल, तो आप देखिए पूरी दुनिया में एक साथ करोड़ों लोग देख रहे होते हैं। थिएटर में थोड़ा सा ये नहीं हो पाता है। थिएटर में रेंज थोड़ी कम है, 400 लोग, 500 लोग, 2000 लोग, 200 लोग, 100 लोग ऐसे देख पाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि थिएटर, मेरा मेरा जो मकसद है, सिनेमा ऐसा करूं जो थिएटर जैसा हो। सिनेमा, जैसे मैंने दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई है, तो बिल्कुल थिएटर की तरह काम किया है, वैसे ही एक्टर लिए हैं, वैसा ही प्रोसेस जिया है। और लगान फिल्म से बहुत कुछ मैंने इंस्पायर हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ आशुतोष गवारीकर, आमिर खान की उस फिल्म के प्रोसेस से। तो मैंने मतलब 6 साल लगे बनाने में, 6 साल लगे। लेकिन बहुत ही एक एक वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ। एक ऐसी कृति तैयार की है जो कि माइलस्टोन रहेगी और मील का पत्थर साबित होगी, और जो एकदम पत्थर की तरह मुंह मतलब खड़ी रहेगी हमेशा हमेशा, आगे के लिए बोलो, कालजयी जिसको बोलते हैं। एमेन टू दैट सर। सर एक चीज हमने नोटिस किया है कि आप वैसे तो ये हरियाणा से है, लेकिन आपने बहुत सारी मूवीज में बिहार की लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। आपका जो टोन था, बोलने का वे था, कैरेक्टर्स थे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं ओटीटी के थ्रू या मूवीज में, कुछ रीजनल टच ज्यादा आ गया है। रीजनल सिनेमा या रीजनल जो डायलेक्ट है उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो मेरा जो क्वेश्चन ये है कि विद द राइज ऑफ रीजनल सिनेमा, आप इंडियन सिनेमा के इस इवोल्यूशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने तो खुद किए हैं ऐसे कैरेक्टर्स। देखिए, मैंने तो अगर आप गंगा जल अपहरण आरक्षण इनकी बात कर रहे हैं, तो ये तो उसी बैकग्राउंड पे थे बिहार के, तो इसलिए मैंने बिहारी बोलना ही पड़ेगा। तो ये तो कंपलसरी है। लेकिन मैं एक बात गर्व से कह सकता हूं कि इंडस्ट्री में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जिसने इतनी रीजनल फिल्में की हों। इतनी रीजनल का मतलब एक ही रीजन की खूब सारी नहीं, डिफरेंट। उड़िया, आसामी, बंगाली, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, अब देखिए डोगरी, ये गुजराती, मतलब ये तो सारी हो गई। देखिए इतनी तो मैंने की है। मलयालम तो छोड़कर। मेरा मेरा मकसद हम्म। करने का ये भी है, हम्म। एक तो मैं अलग अलग रीजन के लैंग्वेजेस को थोड़ा सा पहचानूं, हम्म। उनके खान पान को पहचानूं, उनके कल्चर को पहचानूं। और मैंने इंडिया में कम से कम आधे से ज्यादा रीजन की फिल्में कर चुका हूं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अलग से एक अनुभूति होती है, क्योंकि अब देखिए रीजनल सिनेमा में जो सब्जेक्ट होते हैं, कंटेंट होते हैं, कहानियां होती हैं, वो बहुत रियल होती है। किसी की कॉपी नहीं होती है कि हॉलीवुड की कॉपी कर लो, साउथ की कॉपी कर लो, ऐसा नहीं है। उनकी ओरिजिनल कहानियां होती हैं और फोक लोर होती हैं। जैसे मेरी जो दादा लक्ष्मी फिल्म है, वो एक फोक आर्टिस्ट की बायोपिक है जो 1903 में पैदा हुआ, 1945 में मर गया। वो बंदा जिसको कालिदास कहते थे, कबीरदास कहते थे, शेक्सपियर की उपाधि मिली, उसको सूर्य कवि की उपाधि मिली, उसको गंधर्व पुरुष की उपाधि मिली, भविष्य वक्ता बोलते थे उसको। इतनी बड़ी एक हस्ती जो सिर्फ 42 साल में मर गया, और जिसके लक्ष्मी चंद से पहले का युग और दादा लक्ष्मी के बाद का युग ऐसे बोला जाता है इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में। और जितना जितना आध्यात्मिक और जितना ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं उसने दिया है, वो किसी ने नहीं दिया है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ हरियाणा में, अब बिहार में चले जाइए, हर जगह मतलब भिखारी ठाकुर है। हर रीजन में कोई ना कोई एक महापुरुष या कोई ऐसा आर्टिस्ट मिलता है। अभी चाहे वो मध्य प्रदेश में चले जाए, आप हबीब तनवीर के ऊपर ही आप फिल्म बना सकते हैं, इतना बीवी कारंथ के ऊपर आप फिल्म बना सकते हैं।
और इतने बड़े बड़े फोक वो रहे हैं और आर्टिस्ट रहे हैं, इतने उनके ऊपर फिल्म बना सकते हैं, ऐसी लाइफ रही है इनकी। बहुत खूब सर। तो सर ये लोग जब बोलते हैं जी ना कि कंटेंट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, लानत है उन पर। आप ये फिल्म देखिए, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, ईरानी फिल्म है, माजिद मजीदी की। रविंद्र भवन में दादर में शो चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था, क्लोजिंग फिल्म थी माजिद मजीदी की, चिल्ड्रन ऑफ हेवन। वो देखी हमने, और उसको फर्स्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म का। और जब बाहर निकल रहे थे तो एक बूढ़ा जो लाठी लेके टेकते हुए बाहर आ रहा था, फिल्म देखी थी। तो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि कैसी लगी फिल्म। तो बोला कैसी लगी, कैसी लगी जाके पूछो सुभाष घई से, जाके पूछो राजकुमार संतोषी से, जाके पूछो यश चोपड़ा से कैसी लगी, जो बोलते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, जो कॉपी करते हैं हॉलीवुड की, साउथ की, उनसे पूछो कैसी लगी। अरे एक जूते के ऊपर फिल्म है, और जूते के ऊपर पूरी फिल्म की फिल्म बना डाली। इसे कहते हैं एक्टिंग, इसे कहते हैं सब्जेक्ट, इसे कहते हैं कंटेंट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के। मेरे सामने की वाकया है, मेरे सामने की बात है। तो ये है, हमें कंटेंट, एक ईंट उठाओ, एक गांव में एक कंटेंट मिल जाएगा आपको। आप भागते हैं बाहर, अपने अंदर झांको, अपने ही बचपन में चले जाओ, कंटेंट ही कंटेंट मिलेंगे। आप अपनी फोक में चले जाओ, फोक लोर जो कहानियां हैं फोक की, आप अपने ही रीजन में देखो, बहुत कुछ मिलेगा। बस मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, तो एक्सप्लोरर की जरूरत है सर। आमतौर पर जो कॉमनर्स हैं वो फिल्म स्टार्स के बारे में हर छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं। उनमें से कई बातें सच होती हैं, कई बातें जो होती हैं वो बेसलेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कितना सच है आपको ज्यादा पता होगा। लोग सोचते हैं कि जो फिल्म स्टार का जो घड़ी होगा वो 5 लाख का होगा, चश्मा होगा 2.5 लाख का होगा, शर्ट 3 लाख का होगा, लाइक दिस नंबर ज्यादा भी हो सकता है। तो सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कमिंग अप में चलाया था। सर जैसे कि आपसे ही हम पूछ लेते हैं कि ये जो आपने चश्मा पहना है ये साढ़े कितने चार सौ रुपए का है, 450 रुपए का है। रियली सर? और सिरसा से लिया है, सिरसा से। गिरजा शंकर का भाई है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, गोपाल। हम्म। उस गोपाल है शायद, हाँ। हम्म। उसने ये मुझे गिफ्ट किया है, और 450 रुपए का है। जी। और मैंने कभी भी जिंदगी में 700 रुपए से ऊपर कोई चश्मा नहीं खरीदा। और घड़ी वगैरह तो मैं पहनता ही नहीं हूँ, हम्म। और ना ही कोई लॉकेट ये वो पहनता हूँ, कोई मेटल। हम्म। तो चश्मा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कहीं कहीं, कभी एयरपोर्ट पे भूल गया, कभी कहीं भूल गए, कभी बाथरूम में भूल गए। तो इसीलिए मैं कभी महंगा खरीदा ही नहीं, और और ना ही। सर ये जो आपके शर्ट्स जूते होते हैं क्या ये भी लाखों वाले होते हैं? नहीं जैसा, बिल्कुल भी नहीं, ये 1200 रुपए की शर्ट है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कभी, अरे इन चीजों पे काहे पैसा खर्चे भाई, हम्म। कभी भी नहीं। हम्म। देखो मतलब, बहुत महंगे खाने, बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगे ये पहनने की चीजें, आई हेट दिस। हम्म। और गाड़ी, हम्म। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मतलब ही नहीं इस महंगी चीजें खरीदने का, मेरा अपना मानना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम्म। बाकी हाँ, लोगों को शौक होते हैं कि मतलब घड़ियां, डिफरेंट काइंड की घड़ियां, डिफरेंट काइंड के पैंटें, डिफरेंट काइंड के ये क्या बोलते हैं, सेंट, हम्म। स्प्रे। हम्म। मैंने तो कभी खरीदा ही नहीं, मैं तो, मैंने कहा बदबू आने दो, कोई बात हम्म। हम्म। बहुत खूब सर। नहीं। जी जी। जब हमने आपको देखा अपहरण मूवी में, आप अजय देवगन की आपने ऐसी बैंड बजाई कि पहली बार में तो जो अजय देवगन के फैंस थे, मैं भी उनमें से एक था, हम सब सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए कि भाई अजय देवगन। तो सर वो जो मोमेंट था तो वो कैसा था? क्योंकि हम सब ने उन्हें फूल और कांटे से कुछ अलग रूप में देखा था, और हमने आपको देखा जिस तरीके से आपने उनकी बैंड बजा दी मूवी में। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था सर? मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब बहुत बड़ा स्टार था, और मैं उसकी पिटाई कर रहा हूँ, थूक चटवा रहा हूँ। देखिए, हमारे विलेन लोगों का ना एक ही फायदा है कि हम पूरी फिल्म में अय्याश करते हैं, अय्याशी। बस लास्ट में हमें मरना होता है, या कुछ बेइज्जती होती है हमारी लास्ट में। लेकिन पूरी फिल्म में मतलब थोड़ा सा रुतबा रहता है अच्छा। तो लेकिन अजय देवगन इज ए सो नाइस ह्यूमन बीइंग, और इतने अच्छे एक्टर हैं, और इतने कोऑपरेटिव हैं। गंगा जल और अपहरण दोनों फिल्मों में उन्होंने इतना कोऑपरेट किया है कि आप पूछिए मत।
और इसीलिए दोनों फिल्में बहुत कमाल की बनी है मेरे ख्याल। अगर बेस्ट फिल्मों के नाम लिया जाए प्रकाश झा की, तो दामुल, गंगाजल, अपहरण और मृत्युदंड, मेरे ख्याल ये चार पांच फिल्में ही मतलब जो है उस पे आती हैं, अगर कंटेंट वाइज या परफॉर्मेंस वाइज या हर तरीके से, चारों तरीके से देखी जाए और रिपीट वैल्यू अगर देखी जाए तो अच्छा लगा। अभी भी अजय देवगन के साथ एक और फिल्म में अभी, वो उनके प्रोड्यूसर की डेथ हो गई है, उनकी नाम फिल्म है उस फिल्म का, वो बेनाम, तो वो कभी रिलीज होगी पता नहीं। और एक फिल्म अभी रेड 2 आएगी, इसी साल के एंड में शायद आएगी। रेड 2 में किया है भी दोबारा से फिर से काम। बहुत खूब। सर आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आपने बहुत सारे किरदार निभाए, कॉमेडी भी आपने किया है, सब टीवी पे हमने आपको देखा, लेकिन तमाम कैरेक्टर्स के बाद भी लोग आपको विलेन में ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा लगता है जब आप विलेन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वाकई आप ही हैं, कोई आप कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे होते। तो ये विलेन का कैरेक्टर एक तरफ तो पब्लिक लाइक करती है, दूसरी तरफ इसके कुछ खामियाजा भी पर्सनल लाइफ में आपको भुगतने पड़ते होंगे। तो ऐसा कोई रॉन्ग एक्सपीरियंस या गुड एक्सपीरियंस एज ए विलेन आपको हुआ सर लाइफ में? देखिए, जो ये बोलते हैं ना कि ज्यादातर विलेन के रोल करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने, प्रॉब्लम ये है कि टीवी पे हर हफ्ते गंगा जल आती है, तो गंगा जल इतनी बार देख चुके हैं कि वो उनको मन बना लिया है कि ये विलेन है, विलेन है, विलेन है। अभी लड़कियां भी जब कहीं नए जाता हूँ डर रही होती है मुझसे, गंगा जल के मतलब उसको लेकर के कि गंगा जल में कैसे थे, या दम फिल्म में कैसे थे बाबू कसाई, या अपहरण में गया सिंह कैसे थे। तो ये नहीं, मुझे तो हर रोल में मजा आता है, रोल अच्छा होना चाहिए हर। और ये बात है कि आम जिंदगी में जब लोग मिलते हैं तो उनके दिमाग में गंगा जल का ही बसा होता है, और खतरनाक सा, इसलिए डरते हैं लोग मुझसे। लेकिन थोड़ी देर बाद बातचीत होने के बाद वो बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छे से एक तारतम्य बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रोल रोल है, जैसा लिखा होता है वैसा करना होता है। हम्म। अजय देवगन की पिटाई करनी थी अपहरण में तो किया, बिंदास किए, खुल के किए। तो गंगा जल में अगर पिटाई करनी थी बच्चा यादव की तो किए, खुल के किए। और जो जो ऐसा रोल है वैसा करना पड़ता है। और आप बोल रहे हैं कि वो ऐसा लगता है कि आप ही हैं, डायलॉग नहीं। ये बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर के लिए कि ऐसा ना लगे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, रियल लगे। जैसे इरफान खान इज माय आइडियल आफ्टर, मतलब चार्ली चैपलिन, आफ्टर बलराज साहनी, आफ्टर दिलीप कुमार, वेरी फ्यू एक्टर जिनको, जिनके बारे में मतलब आप बोल सकते हो कि ये दिल से डायलॉग नहीं बोल रहे, ये खुद ही हैं, और ये इतने रियल लगते हैं। तो इरफान खान के अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज थी जो अब अभी तो होनी थी, शुरुआत थी। इतने अच्छे अच्छे रोल उसने कर दिए इतनी सी उम्र में। और अभी तो अब तो वो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में करने वाले थे कि बड़ी कम उम्र में चले गए। सर वन लास्ट क्वेश्चन। सर आप आज की डेट में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आपके पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आपने ग्राउंड से लेकर के मतलब जो टॉप तक जो भी है उन लोगों के साथ काम किया। तो मुझे ये कहने में वाकई कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं इसको प्राउडली कहूंगा कि अब आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, लड़के लड़कियां जो यंग जनरेशन के, दे वांट टू बिकम एक्टर स्पेशली इन बॉलीवुड, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? आपने ऐसी कौन सी गलतियां की थी आपको लगता है कि लर्निंग है फोर्थ कमिंग एक्टर्स के लिए? नहीं, देखिए, नंबर एक तो पहले मैं बता दूं कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन मैं नहीं मानता हूं, और ना ही मैं अपने आप को बहुत ग्रेट एक्टर मानता ये हूं। तो आपकी क्योंकि ग्रेटनेस है मैं जब सर। कोई अच्छी अच्छी एक्टिंग देखता हूं तो मुझे खुद पे ग्लानि होती है कि यार, मुझे भी बेटर करना है, तोड़ना है अपने आप को, खुलना है। अब जो कर चुका वो नहीं करना है, चैलेंज लेना है। और मुझे अपनी ही एक्टिंग जब मैं कई बार देखता हूं तो मुझे लगता नहीं यार, बहुत अच्छा नहीं है, बेटर हो सकता है। खैर, ये तो रही मेरी बात, जो कि मैं आजकल इसी से जूझ रहा हूँ और कुछ नया करने की कोशिश कर
रहा हूँ हर फिल्म में। और बाकी जो नए एक्टर हैं, यंग जनरेशन है, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि बेकार बेकार सी वेब सीरीज देख करके जिनमें गालियां ठूसी हुई, सेक्स ठूसा हुआ, वायलेंस ठूसा हुआ और अजीब अजीब से डबल मीनिंग, ये इनसे प्रभावित ना हो ज्यादा और अच्छे कंटेंट की ओर बढ़ें। प्रेमचंद को पढ़ें, कुछ कुछ लिटरेचर पढ़ना शुरू करें, प्रेमचंद से शुरुआत करें। फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ें, राजेंद्र सिंह बेदी को, अमृता प्रीतम को पढ़ें, उदय प्रकाश को पढ़ें, और बहुत लंबी फहरिस्त है। यशपाल को पढ़ें, यशपाल एक राइटर, बहुत ही कमाल के राइटर रहे हैं। और मंटो को पढ़ें, और विश्व साहनी को पढ़ें। इतने सारे आपके मोबाइल के अंदर भी मिलेगा। आप देख लीजिए, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह चाहिए वो मिल जाएगी, प्रेमचंद की कहानियां चाहिए मिल जाएगी, गूगल पे सब कुछ मिलता है। तो आप चलते चलते भी या बाथरूम में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो एक कहानी भी डेली पढ़ ले तो आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि कहानियां पढ़ने से डिफरेंट करेक्टर के बारे में आपको जानकारी मिलती है, अरे ये कैसा है। तो आप जब करते हैं तो अनजाने अनजाने बहुत सारी चीजें आपके अंदर समाहित हो जाती हैं। खैर, आजकल पढ़ने का चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत दिखावा जो करते हैं लोग, ये उनको लगता है कि पैसा जिनके पास है वही अच्छे एक्टर बन सकते हैं, या जिनकी बॉडी है, या जिनका डांस अच्छा है, या जो खूबसूरत हैंडसम है, या ब्यूटीफुल लड़की है, सिर्फ वही हीरो हीरोइन बन सकते हैं। नहीं, ये निकाल देना। आप राजपाल को देख लो, नवाजुद्दीन को देख लो, संजय मिश्रा को देख लो, ओमपुरी को देख लो, जॉनी लीवर को देख, और बहुत बड़ी फहरिस्त है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर इसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी शक्ल सूरत से कोई मतलब नहीं है, हाइट से कोई मतलब नहीं है, बॉडी से कोई मतलब नहीं है, डांस कुछ नहीं। मैं कहता हूं वो आपके अंदर जज्बा, वो जुनून, वो आग, वो चाहिए। और आप अच्छे एक्टर होने चाहिए, फिर कैसी भी शक्ल हो आप सुंदर लगोगे। देखा नहीं स्मिता पाटिल जी को, है ना? देखा नहीं और कितने एक्ट्रेस और वो हैं जो जिन्होंने कमाल का काम किया है। दीप्ति नवल, शबाना आजमी। शबाना आजमी, दीप्ति नवीन, और भी बहुत है, लंबी फहरिस्त है। तो मतलब ये मैं एक को बोल के दूसरे का वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वाकई में शक्ल सूरत से या डांस से या उससे कुछ नहीं होता। एक हाँ प्लस पॉइंट है, आप प्लस पॉइंट है आपके अंदर और ज्यादा, चलो ये भी आता है, ये भी आता है, ये ऐसा बात है, वो बात है। दूसरा एक दिखावा। दिखावा के मतलब, देखो मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मेरी ये, देखो। और डायरेक्टर के सामने भी, टीचर के सामने भी दिखावा करना। और अरे, अगर आपने अकेले में मेहनत की है तो वो सबके सामने आ जाएगी। आप सबके सामने से मेहनत करके नहीं पा सकते सब कुछ, आपको अकेले में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अकेले में जीना पड़ेगा, उस आग में तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, वॉइस का, स्पीच का, बॉडी का, ये सारे रियाज करने पड़ेंगे। तभी आप जब पब्लिकली जाएंगे। अभी बहुत हीरो बनने की कोशिश करते हैं लोग कि मुझे कोई मिल जाए, मिल जाए। अब जब मिल जाता है तो क्या आप रेडी हैं? यू शुड बी रेडी, प्रिपेयर। तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, आप प्रिपेयर हो जाओ कि जब भी कभी भी कुछ भी मिले तो यू आर रेडी टू डू दैट। और प्रैक्टिस करना मत, अभ्यास करना, रियाज करना मत भूलिए। हमारे एक टीचर थे सत्यदेव दुबे, वो बोलते थे कि अच्छी एक्टिंग करने के सिर्फ 3 तरीके हैं: प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। थैंक यू। खूब सर। सर, जैसा कि आज मुझे आश्चर्य हो रहा है आपको देखकर, आपके दूसरे एस्पेक्ट को देख करके, उसी तरीके से मुझे उम्मीद है इंटरव्यू देखने वाले आपके पर्सनालिटी के इस एस्पेक्ट को भी देख करके आश्चर्य करेंगे कि 2024 जो कि एंड हो रहा है, आप रेणु जी के बारे में बात कर रहे हैं, यशपाल जी के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में, और ऐसे टाइम में जबकि लोग पढ़ना भूल गए। और वैसे पर्सनालिटी से जिसको देख करके लोगों को, नहीं मुझे भी लगता था कि वही, चाहे गंगा जल का इफेक्ट हो, अपहरण का इफेक्ट हो, समथिंग डिफरेंट आप उसको कह सकते हैं, प्रीजुडिस थिंकिंग। लेकिन खैर सर, आपने बताया, इससे लोगों को भी पढ़ने के लिए आपने एक तरीके से इनकरेज किया। और थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम सर, टू द हिलरी टाइम्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।